अच्छा जी, कुछ चीज़ें हम लोग जो हैं वो पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है? जैसे हाइपरलिंक्स हमने पढ़े थे, ठीक है? लेकिन अब हम हाइपरलिंक के अलावा कुछ और लिंक्स के बारे में भी आज पढ़ेंगे। हाइपरलिंक क्या होता है, जिसके अंदर हमने एंकर टैग के अंदर हेरिफ का एट्रीब्यूट लगा के उसके अंदर हम अपने पेज का या उस जगह का ऑनलाइन जो हम लिंक लेते हैं वो लगाते हैं, ठीक है? यूआरएल जो लगा रहे होते हैं, तो वो हमारा हाइपर लिंक है, जिसके उसके अंदर जो हम कंटेंट लिखते हैं उस कंटेंट पे क्लिक करने पे हमें उस लिंक पर वो लेके जाता है, ठीक है? अब ये क्या जी, हाइपर के लिए हम एंकर का एलिमेंट यूज करते हैं। मैं एलिमेंट का लफ्ज बार बार इस वजह से यूज करती हूँ ताकि आप लोगों के माइंड में रहे कि टैग का जो सही नेम है ना वो एलिमेंट है। अब टैग बहुत आम हो चुका है, ठीक है? हर बंदा जो भी कोर्सेज आपको करवा रहा है, इंस्टीट्यूट जो भी कोई भी, वो टैग ही बोलते हैं, ठीक है? लेकिन जो इसका एग्जैक्ट सही नेम है ना वो एलिमेंट है, और बहुत कम लोग जो हैं वो इस चीज़ को जानते हैं, और जो इंस्टीट्यूट्स वाले भी हैं वो भी ये चीज़ नहीं बताते। इसलिए मेरा बार-बार यहाँ पे एलिमेंट बोलने का पर्पस ही यही है कि आप लोगों के माइंड में ये चीज़ रहे कि इसका नाम एलिमेंट भी है और टैग भी है, और अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको पता हो कि टैग का जो दूसरा नाम है वो क्या है। अच्छा, उसके बाद हमने एंकर टैग लिया है, ठीक है? अगर ओपनिंग टैग है तो इसका क्लोजिंग टैग भी है। तो दोनों को हमने लेने के बाद एंकर टैग के अंदर हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं हेरिफ का, ठीक है? उस दिन ये मैंने चीज़ आप लोगों को समझाई थी कि किसी भी टैग किसी भी एलिमेंट के अंदर जब नेक्स्ट वर्ड के साथ इज इक्वल और डबल कोटेशन का साइन आता है तो इसका मतलब है वो हमारा एट्रीब्यूट है, ठीक है? हमने उस डबल कोटेशन के अंदर हमने जो है ना वो अपना यूआरएल लिखना होता है या इमेज का पाथ देना होता है, या फिर हमने वहाँ पे बैकग्राउंड कलर या जो भी सीएसएस अप्लाई करनी होती है वो करनी होती है, ठीक है? तो इज इक्वल साइन से पहले जो हमारे पास वर्ड होता है वो हमारा एट्रीब्यूट कहलाता है। इस चीज़ को याद रखा करें। लास्ट टाइम जब हमने क्लास ली थी तब भी आप लोगों को ये चीज़ भूल चुकी थी कि एट्रीब्यूट होता क्या है। और इसके बाद हम जो वो डबल कोटेशन है उसके अंदर अपना लिंक दे रहे हैं, तो ये हमारा एंकर टैग जो है वो कंप्लीट हो गया। हाइपर लिंक ये हमारा जनरेट हुआ है, एंकर टैग के साथ हम इसको हाइपर लिंक बोलते हैं। फिर हमारे पास अब क्या है, मजीद चीज़ें टारगेट के एट्रीब्यूट्स हैं। टारगेट हमारे पास एट्रीब्यूट है, उसके अंदर मुख्तलिफ हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाती है अंडरस्कोर सेल्फ, अंडरस्कोर ब्लैंक, अंडरस्कोर पेरेंट और अंडरस्कोर टॉप। जो अंडरस्कोर सेल्फ है ना, जब हम इसको टारगेट के एट्रीब्यूट में यूज करते हैं, ये जो टारगेट है ना ये हम अपने एंकर टैग में हाइपर लिंक टैग के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो इसका एट्रीब्यूट जब हम यूज करते हैं तो ये हमें क्या करता है, ये हमें स्पेसिफिक एट्रीब्यूट प्रोवाइड करता है जो हमारे डॉक्यूमेंट को उस लिंक के साथ ओपन करता है। अब जब हम यूज करते हैं ना अंडरस्कोर सेल्फ का, तो ये क्या करता है, ये हमें उसी पेज पे हमारा जो है वो पेज को, नए पेज को जो लिंक है हमने लगाया हुआ उसको ओपन कर देता है, उसी पेज पे हमें रखता है। जो ब्लैंक है ना, ब्लैंक हमें एक दूसरी न्यू टैब या एक न्यू विंडो में ले जाता है। जैसे हम यहाँ पे ये दूसरी विंडो ओपन करते हैं तो इसी तरीके से ब्लैंक हमें वहां पे ले जाता है। जो पेरेंट होता है ना, पेरेंट जो है वो उसी पेज पे जिस पे हम काम कर रहे होते हैं उसी पर ही डॉक्यूमेंट को ओपन करता है, लेकिन पेरेंट फ्रेम में ओपन करता है। और जो अंडरस्कोर टॉप है ये भी जो डॉक्यूमेंट को ओपन तो वही करता है, लेकिन ये विंडो की पूरी बॉडी के ऊपर इसको ओपन करता है। अब ये हम इसकी थोड़ी एग्जांपल्स देख लें। ये हमारे पास टारगेट उसने लगाया हुआ है, ठीक है, एट्रीब्यूट के एलिमेंट के अंदर, और इसको उसने जो प्रॉपर्टी असाइन की है, जो वैल्यू दी है वो अंडरस्कोर ब्लैंक की दी है, ठीक है? जब हम ब्लैंक पे क्लिक करते हैं तो वो देखें एक न्यू टैब में हमारे पास ओपन कर रहा है लिंक को। ये जो इन्होंने बैकग्राउंड में लिंक दिया हो ना, ये वाला W3 स्कूल का ही दिया है, तो इस पे जब वो क्लिक करता है तो वो हमें एक न्यू टैब में लेके जाता है। लेकिन अगर हम इस ब्लैंक की जगह पे सेल्फ का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम इस पे क्लिक करते हैं तो वो उसी पेज पे हमें ओपन करके दे रहा है हमारे लिंक को। अगर हम इसकी जगह पे यूज करते हैं पेरेंट, तो वो देखें खोल तो उसी पेज पे रहा है। ये देखिए यहाँ पे बैक एरो आ रहा है ना, उसने जिस पेज पे हम लोग काम कर रहे थे, ये देखो खोला उसने उसी पे, ये लेकिन ये पूरी बॉडी पे लेकर आया। उसने हमें क्या कहा था कि जो पेरेंट है ना वो अपने पेरेंट फ्रेम के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट को ओपन कर देता है, तो ये उसका पेरेंट फ्रेम बन गया है, ठीक है, जो ओरिजिनल यानी कि उसका फ्रेम है। अगर हम इसकी जगह पे टॉप को यूज करते हैं
टॉप क्या कर रहा है, फुल बॉडी पे उसको लेकर आ रहा है। टॉप का क्या आता है कि वो विंडो को फुल बॉडी पे ओपन करता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। मैंने ये इस वजह से आप लोगों को पढ़ाया कि हमने ये चीजें अपनी कोडिंग में आगे यूज करनी है। सेल्फ और ब्लैंक जो है ना, ये मोस्टली ज्यादा हम लोग अपनी PHP की कोडिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं, तो इस वजह से इसको समझाना जरूरी था। अगर समझ आ गई तो ठीक है, बताएं, फिर मैं आगे इसको लेके चलूं, वरना फिर मैं दोबारा से समझा दूं। ओके, अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है एब्सोल्यूट यूआरएल्स वर्सेस रिलेटिव यूआरएल्स। एब्सोल्यूट, ये बहुत एग्जांपल्स हैं जो यूज होती हैं एब्सोल्यूट यूआरएल के लिए, मतलब फुल वेब एड्रेस के लिए हम इनको यूज करते हैं, हेरिफ के एट्रीब्यूट के साथ इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, चीज हम कोई एडिशन नहीं इसमें कर रहे होते हैं, सिर्फ एक दो चीजों का इसमें फर्क होता है। जो है ना हमारे पास ये हेरिफ के अंदर हम लिख रहे, जो हमारे डबल कोटेशन के अंदर जो हम लिंक दे रहे हैं, ठीक है, जिस लिंक में हम लोग पूरा लिंक देते हैं, जैसे ये HTTPS और साथ में ये साइंस लगा के, ठीक है, और ये इस तरीके से देते हैं, या फिर हम जिस ड्राइव में हमने अपने प्रोजेक्ट को सेव किया होता है उस ड्राइव का लिंक दे के हम लोग आगे उस इमेज का या जिस जगह का हम लिंक दे रहे हैं पेज का, उसका नाम वगैरह देते हैं। तो ये होता है हमारा एब्सोल्यूट यूआरएल। ठीक है, जो रिलेटिव यूआरएल होता है ना, उसके अंदर हम कंप्लीट लिंक नहीं देते हैं, मतलब ये वाला सारा ये चीजें नहीं हम दे रहे होते। ठीक है, ना हम उसके अंदर अपने ड्राइव का लिंक दे रहे होते हैं, तो डायरेक्ट हम उसको लिंक दे रहे होते हैं अपने पेज का, वो हमारे होते हैं रिलेटिव यूआरएल्स। यूज ये हेरिफ के अंदर ही होते हैं, हेरिफ के एट्रीब्यूट में ही होते हैं, लेकिन सिर्फ इनमें फर्क ये है, एब्सोल्यूट यूआरएल्स वो होते हैं जिनके अंदर हम पूरा यूआरएल लिखते हैं। ठीक है, जैसे ये पूरा कंप्लीट यूआरएल आ जाएगा। अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे लगाती हूँ इसी जगह पे, ठीक है, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर रही, तो ये देखें ये उसके साथ कंप्लीट आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं सिंपल सिर्फ इतना सा मैं लगा देती हूँ यहाँ से W3 स्कूल की बजाय ये इतना सा, ठीक है, कॉपी करके, तो ये हमारा क्या आ जाता है, हमारे रिलेटिव यूआरएल्स बन जाते हैं। अब ये वर्किंग नहीं करेगा ये रिलेटिव यूआरएल, क्योंकि ये मैंने नेट से उठाया है, इस वजह से। ये देखें, ये तो हमारा वो वाला वर्क कर रहा है ना एब्सोल्यूट, क्योंकि इसमें कंप्लीट हमारा यूआरएल लगा हुआ है। जो हमने दूसरा लगाया है इमेज वाला, वो वर्क नहीं कर रहा क्योंकि हमने पेज का नाम नहीं इसमें दिया। ठीक है, बिल्कुल, वो देखें, उसको कह रहा है कि हमारे पास ऐसा कोई पेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं हमारी। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लिंक्स, जो हम इमेज के साथ यूज करते हैं। इमेज का टैग हम लोग पढ़ चुके हैं, इमेज का एलिमेंट, और हमें ये भी पता है कि इसका सिर्फ ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग नहीं है। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि हम अपनी इमेज के ऊपर जो है वो लिंक लगाएं। ठीक है, ये हमारे पास एक इमेज बनी हुई है, ठीक है, इसके ऊपर हम लिंक लगाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम सिर्फ इमेज लगाने के लिए वो इमेज का टैग यूज कर रहे होते थे एलिमेंट, और हमने ये नहीं था, एंकर टैग नहीं था यूज किया होता। लेकिन जब हमने इमेज के ऊपर लगाना है तो पहले हम एंकर टैग यूज करेंगे, हाइपर लिंक का जो एलिमेंट है वो यूज करेंगे, उसके अंदर हम लिंक देंगे जिस पेज पे हमने लेके जाना है, फिर हम इमेज लगाएंगे, ठीक है, और उसको विड्थ हाइट जो देनी है वो देंगे, फिर जो है वो हमारा इमेज जो है वो इमेज लिंक जनरेट हो जाएगा, इमेज ऐसा लिंक बन जाएगा। इस पे देखिए हम लेकर आ रहे हैं ना कर्सर, तो ये ऊपर माउस के हम बता रहा है, हैंड का दे रहा है साइन कि इसके पीछे लिंक है, तो क्लिक करते हैं तो ये लिंक हमारे पास ओपन हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसको रिमूव करूं और यहाँ से मैं इसको एंकर टैग कर रिमूव करूं, रन करती हूँ, तो देखो उसके ऊपर सिर्फ हमारा कर्सर आ रहा है, हैंड का माउस नहीं आ रहा। ये देखो ना, उसके ऊपर क्लिक हो रहा है, मैं क्लिक भी कर रही हूँ बट नहीं हो रहा। लेकिन जब हम इसको करते हैं एंकर टैग के साथ, तो वो खुद ब खुद देखो माउस उसके ऊपर लेके जाओ तो हैंड का बता देता है, हैंड का मतलब कि इसके पीछे लिंक लगा हुआ है। फिर आ जाता है ईमेल। ईमेल एड्रेस को हमने लिंक करना है किस तरीके से, तो उसके लिए भी हम हाइपर लिंक का ही यूज करेंगे। लेकिन इधर अब हैरिफ की जगह पे, हैरिफ में जो हमें लिंक देना होता है उसकी जगह पे हम लिख देंगे मेल टू, और आगे उस बंदे की ईमेल आईडी होगी जिसको हम मेल करना चाह रहे हैं।
तो ये क्या करेगा, ये हमारा मेल बॉक्स ओपन कर देगा। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम का जो मेल बॉक्स होगा, जैसे ये मेरे पास आ रहा है, तो इसको ओपन कर देगा। मेल टू लिखने के बाद हमने वो साइन डालना है, इसको क्या कहते हैं, नाम भूल गया मुझे इसका। और इसके बाद जो है ये उसकी ईमेल आ जाएगी जिस बंदे को हमने ईमेल भेजनी है या जिससे हमने ईमेल भेजनी है, ठीक है। फिर आ जाता है बटन्स को एज अ लिंक हमने यूज करना है। तो बटन हमने सिंपल पीछे बनाए हैं, ठीक है, लेकिन हमने लिंक के साथ अभी नहीं बनाया होगा। बटन पे अब क्या करेंगे, बटन हम वैसे ही बनाएंगे। अब ये इन्होंने दो तरीके यूज में हो सकते हैं। एक तो उसने किया है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक यूज होता है जावास्क्रिप्ट के साथ, ठीक है। तो इस बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें उस पेज पे लेके जाते हैं। ये तो ऑन लिंक उस पे जावास्क्रिप्ट का ना ऑन क्लिक और डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन, ये उसका बाय डिफॉल्ट फंक्शन है। लेकिन अगर हम चाहें कि हम दूसरे तरीके से इसको बटन को यूज करें, सिंपल मैं उसको कॉपी करके इसके स्टार्ट में और एंड में एंकर टैग लगा रही हूँ और एंकर टैग में मैं एरिफ यूज कर रही हूँ और इसको बटन को मैं रिमूव कर लेती हूँ, ये इतना, और यहाँ से इसको कॉपी कर लेती हूँ क्योंकि ये हमने उसके अंदर लगाना है। अब क्या जी, बटन हमारे पास अब भी बन गया और इस पे हम क्लिक करते हैं तो वो हमें उस पे लेके जा रहा है। यहाँ पे इसके मैं नाम चेंज कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम कौन से वाले बटन पे क्लिक कर रहे हैं। ऊपर वाले पे क्लिक करते हैं तब भी वो वही फंक्शनैलिटी हमें दे रहा है, वही प्रोग्राम उसमें चल रहा है। और नीचे जो हमने बनाया है लिंक, ठीक है, बटन के ऊपर लगाया है, उस पर क्लिक करने पर भी हमें उसी पेज पे लेके जा रहा है। तो ये वाला जो ऊपर वाला ना, ये तो हम यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में, HTML में भी यूज हो जाता है, लेकिन ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं और इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों तरीके से वर्किंग कर रहा है। अब टाइटल्स के ऊपर लिंक लगाने का आ जाता है कि हम टाइटल पे कैसे लिंक लगाते हैं। तो जो भी चीज़ आपने लिखनी है, ये लिंक टाइटल वगैरह वो लिख दिया, उसके बाद एंकर टैग यूज़ किया, उसके अंदर हमने एरिफ में उसका URL दिया है और उसके अंदर हमने टाइटल का एट्रीब्यूट लिखा है। टाइटल के एट्रीब्यूट के अंदर हमने बता दिया है कि हमने कहाँ पे क्या लेके जाना है, ठीक है। तो जब हम इसके ऊपर लेके जाते हैं तो वो हमें नोटिफिकेशन दे रहा है, गो टू WC स्कूल HTML सेक्शन, क्योंकि ये चीज़ हमने टाइटल के अंदर लिखी है, ये वाली हमने टाइटल के अंदर लिखी है। टाइटल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक टाइटल तो था जो हमने हेड में यूज़ किया था, दूसरा टाइटल जो था हमने वैसे पढ़ा है, ठीक है, वो किसी भी हम एलिमेंट के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें टाइटल प्रोवाइड कर रहा था। तो इस तरीके से हमें ये पता चल जाता है जो कंटेंट हमारे पास लिखा हुआ है उसके बाद भी कि जब हम उसके ऊपर लेके जाते हैं हमें थोड़ी और डिटेल पता चल जाती है कि इसके अंदर टाइटल क्या है और किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो हमें नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा है। अच्छा, उसके बाद हमने टाइटल पढ़ा, एब्सोल्यूट URL और एंड रिलेटिव URLs, ये सेम वही जो ऊपर चीज़ पढ़ के आए हैं वही अब चीज़ दोबारा उसने बताई। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है, एंकर का एलिमेंट पढ़ा, हैरिफ का एट्रीब्यूट पढ़ा, टारगेट का एट्रीब्यूट और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, इमेज का एलिमेंट पढ़ा जो हमने एंकर टैग के अंदर लगाया था ताकि हम अपनी इमेज को लिंकेबल बना सकें। मेल टू का एट्रीब्यूट, मेल टू का हमने वो पढ़ा है, एट्रीब्यूट पढ़ा है, सॉरी प्रॉपर्टी पढ़ी है, ठीक है, जो हैरिफ टैग के एट्रीब्यूट में हमने लगाई थी। इसके अलावा हमने जो है वो टाइटल का पढ़ा है, एब्सोल्यूट URL एंड रिलेटिव URLs पढ़े हैं। अब आ जाती है बारी कलर्स की। कलर्स के ऊपर हमने अब लिंक लगाना है, ठीक है। तो इसके बारे में वो बता रहा है हमें कि किस तरीके से हम लगाते हैं। अब कलर ये नहीं है कि आप अलग से किसी चीज़ को किसी जगह पे भी कलर देके ना आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने बटन बनाया या कोई हमने टेक्स्ट लिखा है, सेम वही चीज़ आ रही है, लेकिन फ़र्क इतना आ रहा है कि हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं या हम बैकग्राउंड कलर उस बटन का चेंज कर देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है कि हम कलर पे ऊपर लिंक लगा रहे हैं। अब जैसे कि उसने बटन पे बनाया है, ठीक है, तो जब वो इस पर क्लिक करेगा तो वो इस CSS के साथ साथ उस पेज को टारगेट करेगा। अब हमने यहाँ पे मतलब इसका बैकग्राउंड कलर लगा दिया रेड, सॉरी बैकग्राउंड कलर हमने इसको ये वाला दे दिया रेड, और कलर टेक्स्ट का हमने वाइट कर दिया है ये वाला, और जो होवर लगाया ना वो भी हमने रेड कर दिया, ठीक है।
अब जब मैं कर्सर यहाँ पे लेके जाती हूँ तो आप देखो मजीद रेडिश कलर उसमें आ रहा है। अगर इधर से थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ ताकि वाज़ेह हो जाए आप लोगों को, तो ये देखिए ये हमारे बटन का कलर है, लेकिन जब हम इस पे कर्सर लेके जा रहे हैं तो वो हॉवर की वजह से उसका कलर चेंज हो रहा है। तो हॉवर लगाना कैसे, ये भी मैं अभी आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप इसको भी अप्लाई करो अपने कोडिंग में। नेक्स्ट यहाँ पे हमने बॉडी के अंदर एक लिया है H2 का हेडिंग टैग, ठीक है, और उसके अंदर हमने ये लिंक बटन लिख दिया। दूसरा हमने पैराग्राफ का एलिमेंट लिया है, पैराग्राफ में हमने ये लाइन लिख दिया लिंक स्टाइल्ड एज अ बटन। फिर हमने बटन बनाया है, ठीक है, और वो हैरिफ टैग के साथ हमने इसको एंकर टैग के साथ बना के बटन, उसके बैकग्राउंड पे हमने कलर दे दिया। अब एंकर को जहाँ पे भी हमने ए का टैग यूज करना है, जब हमने उसके ऊपर CSS अप्लाई करनी है ना, तो जब तक हम ए के टैग को उस CSS में यूज नहीं करेंगे ना, तो उस जगह पे हमारा कभी भी CSS इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमने वो नैब बार बनाई थी, तो नैब बार के ऊपर जब तक आप ULLI के साथ एंकर टैग को नहीं लगाते थे तो आपकी CSS इम्प्लीमेंट नहीं होती थी। तो इसी तरीके से जहाँ पर भी एंकर टैग यूज हुआ होगा, जब तक आप उसके ऊपर CSS अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपके उस एरिया पे, उस बटन पे, उस सेशन, उस टेक्स्ट पे कहीं पर भी जो है वो CSS अप्लाई नहीं होनी। अब एंकर टैग को उसने लिंक के तौर पे लिया है, तो एंकर टैग पे लिंक लिख के वो उसने आगे बताया हुआ उसकी प्रॉपर्टी विजिटेड कर दिया उसको कि हम विजिटेड कर रहे हैं, इसको विजिट करने वाले हैं। तो उसके बाद बैकग्राउंड कलर पिंक दे दिया, और टेक्स्ट के लिए हमने सिंपल लिखना होता है कलर, तो उसको हमने वाइट दे दिया। अगर मैं यहाँ पे ब्लैक लिख दूँ तो वो उसके टेक्स्ट को कलर को ब्लैक कर देगा। फिर ये पैडिंग हमने पढ़ी थी, ये पैडिंग उसने दे दी। पैडिंग अब वो क्या करेगी, ये जो हमने कंटेंट लिखा है ना, इसको वो टारगेट कर रही है, उसको सेंटर में उसने रखा हुआ है, ऊपर नीचे से चारों तरफ से उसकी पैडिंग ठीक है। फिर टेक्स्ट की अलाइनमेंट उसने सेंटर कर दी कि टेक्स्ट हमारा सेंटर में रहे। टेक्स्ट की डेकोरेशन नन कर दी। अगर हम इसकी डेकोरेशन को रिमूव करते हैं तो वो देखो नीचे अंडरलाइन आ रहा है। अंडरलाइन किस वजह से आता है, जब भी हम किसी चीज पे एंकर टैग लगाते हैं तो एंकर जो होता है वो क्या करता है, वो उस एरिया को या उस बटन को, उस टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन को डिस्प्ले करवा रहा होता है जहाँ पे हमने एंकर लगाया होता है। लेकिन जब हम उसकी टेक्स्ट की डेकोरेशन नन कर देते हैं ना, तो वो उसके जो भी उसके ऊपर फंक्शनैलिटी अप्लाई हुई होती है वो उसको रिमूव कर देता है। फिर हमने क्या किया जी, डिस्प्ले हमने इनलाइन ब्लॉक कर दिया, इसके डिस्प्ले हमने ब्लॉक कर दिया कि वो एक ही लाइन में रहे और ब्लॉक हो जाए। उसके बाद हमने हॉवर अप्लाई किया। हॉवर अप्लाई करने के लिए भी हमने एंकर टैग लिखा है, ठीक है, और उसके बाद हॉवर लिखना है, और ये एक्टिव उसने लिखा है। हम चाहें तो उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, लेकिन वो वर्किंग अभी भी कर रहा है रिमूव करने के बाद भी, उससे हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ा कि हमने उसको रखते हैं या रिमूव करते हैं या कुछ भी, हमारा काम अभी भी चल रहा है। तो इसलिए उसको फालतू का एक तरह से वो हमारे पास था, उसको रिमूव कर दिया। ये विजिटेड भी मैं रिमूव करके देखती हूँ, मैं भी वर्क करता है, कर रहा है अभी भी वर्क। लेकिन विजिटेड से क्या हुआ है, विजिटेड जब हमने रिमूव किया है तो उसने टेक्स्ट का कलर जो है वो ब्लू कर दिया। लेकिन अगर हम इस पे विजिटेड लगाते हैं तो हमारे टेक्स्ट का कलर वो ही आता है जो हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है जी एंकर टैग के अंदर जो हमने लिंक दिया वो था, और टारगेट हमने पीछे जो पढ़ा है, टारगेट के एट्रीब्यूट में उसकी प्रॉपर्टी अंडरस्कोर ब्लैंक आ रही है। तो जब अंडरस्कोर ब्लैंक आ रही होती है तो वो क्या करता है, वो हमें न्यू टैब पे हमारे जो भी पेज है, लिंक है, उसको ओपन करता है। ये यहाँ तक आज का काम था आपका, ठीक है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो मुझसे पूछ लें, और ये सारी चीज़ें आपने अपने रजिस्ट्रेशन और लॉगिन के पेज पे अप्लाई करनी है, ठीक है। लॉगिन के बटन पे आपका एक मरतबा ये ब्लैंक का आना चाहिए टारगेट में, एक मरतबा उसी मतलब कोड को आपने कॉपी कर लेना है, नीचे उधर ही बटन्स और बना के देख लीजिएगा, और चारों टारगेट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ करनी है। बटन को आपने हॉवर भी लगाना है, बटन के टेक्स्ट का कलर भी चेंज होना चाहिए, उसकी डेकोरेशन भी नन होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उस पर अप्लाई होनी चाहिए। उसके बाद जो हम इमेजेस पीछे लगा चुके हैं, इमेजेस के ऊपर भी आपका जो है वो लिंक अप्लाई होना चाहिए कि लिंक आपने कैसे लगाना है। एब्सोल्यूट और URL दोनों लिंक्स आपने यूज़ करने हैं। जिस जगह पे भी आप इमेज पे ही कर रहे हो या
आप वैसे बटन पे कर रहे हो तो किसी जगह पे आप एब्सोल्यूट लिंक यूज करो, किसी जगह पे रिलेटिव लिंक जो यूआरएल है वो यूज करो। ठीक है, क्लियर हो गई? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, कॉलम्स और रोज जो मैंने थी ना बताई उस दिन, वो बूटस्ट्रैप की थी बताई, वो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप के थ्रू ही आपको बताती हूँ। अच्छा, जब भी हम किसी चीज में काम करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है जैसे हमने डिव बनाई थी, तो डिव जो है एक वो स्पेसिफिक एरिया को आपके लिए फिक्स कर देती है कि आपने इसके अंदर काम करना है। ठीक है, जैसे ये उसने डिव बना के उसको बैकग्राउंड कलर और जो कुछ भी देना था दिया था, ये उसका डिव ये काम कर रही है। अब हम इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम कॉलम ले रहे हैं, एक हमने कंटेनर लिया, कंटेनर भी आपके लिए एरिया मखसूस कर देता है, सिलेक्ट कर लेता है। कंटेनर भी बताया था दो तरह के होते हैं, एक कंटेनर फ्लोट होता है, ठीक है, और एक कंटेनर होता है। जो कंटेनर होता है ना वो सेंटर से आपके लेता है टेक्स्ट को, एरिया को, जो भी है, और जो कंटेनर फ्लोट है वो पूरी आपकी बॉडीज को लेफ्ट से राइट तक जो है वो एरिया सिलेक्ट करता है। अब हमारे पास कॉलम्स हैं, कॉलम होते हैं 12, ठीक है, 12 से ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते। 12 कॉलम्स को हम एक एक दो दो करके, मतलब जैसे हमें जरूरत है उस हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं। हम 12 के 12 कॉलम भी यूज कर सकते हैं, हम 6-6 पे डिवाइड करके भी यूज कर सकते हैं, हम एक एक करके भी 12 कॉलम को यूज कर सकते हैं, 2 करके भी यूज कर सकते हैं। बट हम 12 की बजाय 13 कॉलम या 14 कॉलम 15 कॉलम ये नहीं ले सकते, क्योंकि इसके फिक्स होते हैं। 12 कॉलम्स हमारे पास फिक्स है, और कॉलम की टाइप जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की है। एसएम कॉलम की टाइप जो है वो स्मॉल के लिए यूज होती है, ये वाली, ठीक है। एमडी जो है वो मीडियम के लिए यूज होती है, एक्सएल यूज होती है एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, और एलजी यूज होती है लार्ज के लिए। 4 तरह की हमारे पास इसकी टाइप्स हैं जो हम यूज करते हैं। कूल का मतलब है कॉलम, कॉलम को उन्होंने छोटा करके कूल लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने ये 3 कॉलम लिए हैं और तीनों उसने 4-4 में लिए हैं, 4, 4 2 8 और 4 3 12, ठीक है। ये सारा एरिया जो है उसके कॉलम में ही आ रहा है, लेकिन वहां पे उसने वर्किंग नहीं की, उसने इस टेक्स्ट वगैरह को सेंटर वगैरह किया हुआ है, तो इस वजह से उसके उस तरफ नहीं वो टेक्स्ट आ रहा। अब जब हमने ये 4-4 के कॉलम लिए तो हम इसको कम में भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक कॉलम में ले रही हूँ, तो फर्स्ट वाला मेरे पास जो है वो एक कॉलम में आ जाना है। ये देखो, फर्स्ट एक कॉलम में और बाकी अगले 4-4 में ही है। तो ये हमारे पास टोटल बन गए 9 कॉलम बन गए। तो उसने क्या किया, इधर का जो हमारे पास लेफ्ट साइड का एरिया ना, वो उसने उधर के कॉलम खाली छोड़ दिए। 3 कॉलम उसने उधर के खाली छोड़ दिए, क्योंकि हमने ये कॉलम 1 को जो है वो एक कॉलम के अंदर लिया। अब जितने हमें कॉलम चाहिए उस हिसाब से हम कर सकते हैं। हमें कॉलम के अंदर कॉलम चाहिए तो हम कॉलम के अंदर ही मजीद कॉलम ले सकते हैं। मतलब एक आपने 12 का कॉलम लिया है ना, तो 12 का कॉलम जहाँ पे उसकी डिव खत्म हो रही है ना, उस डिव से पहले आप मजीद उसमें 12 कॉलम ले सकते हैं। तो वो क्या करेगा, वो आपके जो 12 कॉलम्स है ना उनको मजीद और डिवाइड करता जाएगा। इसको पेंट में मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक बना हुआ है बॉक्स, ये फर्ज करो हमारा कंटेनर है, ठीक है, जो सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। अब मैंने यहाँ पे लिए हैं 12 कॉलम्स। 12 कॉलम्स ने क्या करना है, उसने पूरे यहाँ से लेके आपके यहाँ तक 12 के 12 कॉलम्स ले लेने हैं, ठीक है। ये हमारे 12 कॉलम्स है। अब मैं चाहती हूँ, और ये यहाँ से स्टार्ट हो गया ना, यहाँ तक मेरे खत्म हो रहे हैं, नीचे मेरी डिव यहाँ पे क्लोज हो रही है कॉलम की। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इन्हीं 12 के अंदर मजीद और कॉलम लेना चाह रही हूँ। तो मैं मजीद एक कॉलम लेती हूँ, वो मैं लेती हूँ 2 का। तो ये उसने 2 का एक कॉलम बनाया, फिर 2 का लेती हूँ, ये अगला उसने 2 का बनाया, फिर 2 का लेती हूँ, ये अगला 2 का, फिर 2 का, 2 4 8 10, और ये हो गया 12 कॉलम हमारे पास बन गए। मैंने ये पूरे मतलब फिक्स उसने ले लिए। अब ये कॉलम, हाँ वो कर ली थी। अच्छा, अब ये देखें ना, हमारे ये 12 कॉलम थे, 12 के अंदर हमने मजीद 12 कॉलम लिए हैं, ठीक है। तो ये कौन से हमारे ये वाले कॉलम बन जाने, ये हमारे नेस्टेड कॉलम है, इनको हम नेस्टेड कॉलम बनाएंगे।
स्क्रीन शो नहीं हुई, दोबारा करते हैं। एरर आ रहा है स्क्रीन शेयर होने में। ओके हो गया। अच्छा, तो ये हमारे हो जाते हैं नेस्टेड कॉलम। अब देखें, हमने पहले भी 12 कॉलम ही यूज किए थे, मजीद उसके अंदर हम 12 कॉलम कर रहे हैं। 12 से वो 13 नहीं बने, 13 से 14 नहीं बने, 12 थे तो वो 12 ही मजीद उसके अंदर यूज हुए हैं। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हम इनको 2-2 करके भी, 3-3 करके भी, हम 4 करके भी, जैसे मतलब आप इसको यूज करना चाहो अपने कोड के हिसाब से आप इनको यूज कर सकते हैं। तो उसने क्या करना है, ये पहले जो आपके 12 थे ना, 12 के अंदर जब उसने नेस्टेड 12 और कॉलम्स बनाए ना, तो उसने इन 12 के अंदर मजीद 12 की जगह बना दी है। ठीक है, 12 से उसने अंदर 12 और बना दिया। फिर हमने अगर इसके अंदर मजीद नेस्टेड बनाए ना, तो उसने इनको और उतनी कम एरिया जगह में लेना, मतलब पहले 12 के कॉलम के अंदर उसने 12 की जगह बना दी है, समझ लो 12 की ये इतनी जगह बनी है। आगे जो वाले 12 थे ना, उन्होंने फिर यहाँ से इतनी जगह उसकी बना दी, मतलब पहले कॉलम्स के अंदर मजीद कॉलम, दूसरे के अंदर फिर मजीद कॉलम। जैसे हम फर्ज कर लो, एक बड़ा हमारे पास कॉटन का डिब्बा है, खाली हमारे पास बॉक्स है, जैसे वो बिस्किट्स वगैरह वाले आते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम रखने के लिए उससे छोटा डिब्बा लाएंगे, उससे बड़ा डिब्बा तो नहीं होगा, ऐसे ही है ना। एक डिब्बे के अंदर दूसरा डिब्बा रखने के लिए उससे छोटा डिब्बा लिया जाएगा, उससे बड़ा डिब्बा तो नहीं हम लेंगे। तो यही चीज हमारे पास कॉलम्स में आती है। जब हम एक बड़े डिब्बे के अंदर एक छोटा डिब्बा रखेंगे, फिर उससे अंदर एक और उससे छोटा डिब्बा रखेंगे, फिर उसके अंदर एक और छोटा डिब्बा रखेंगे, तो इसी तरीके से कॉलम वर्किंग कर रहा होता है। पहले हमारे पास 12 कॉलम है, ठीक है, वो बड़े साइज में है, फिर हम उसके अंदर मजीद 12 कॉलम ले रहे हैं ना, तो वो उस बड़े साइज के अंदर मजीद 12 कॉलम बना रहा है, वो छोटे साइज में हो जाते हैं। फिर उससे उसके अंदर हम और बनाते हैं ना, तो वो उससे भी छोटा साइज एक बना के उसके अंदर भी 12 कॉलम्स बना देता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से वर्किंग कर रहा होता है जैसे मैंने अभी आपको बॉक्स की एग्जांपल दी है। बड़े साइज के बॉक्स के अंदर छोटा साइज का बॉक्स, फिर उससे छोटे के अंदर उससे छोटे साइज का बॉक्स, उससे छोटे के अंदर उससे छोटे साइज का बॉक्स, इसी तरीके से हमारे ये कॉलम वर्किंग कर रहे होते हैं। ठीक है, ये क्लियर होगी बात, समझ आई? ठीक है, चलें अब इस पे आपने वर्किंग करनी है। और अगर बूटस्ट्रैप का मजीद कॉलम्स का देखना हो, W3 स्कूल के अलावा हम बूटस्ट्रैप की अपने जो इसके पेज है उस पर हम देख सकते हैं। ये देखो, इसने कॉलम्स बनाए हैं, ये उसने 4-4 के ये कॉलम बने हुए हैं। फिर आ गई है, उसने समझाया हुआ, ये हमारे पास एक्स्ट्रा स्मॉल जो होता है ना, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो हमारे पास एक्स्ट्रा स्मॉल में आ रहा होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है ये स्मॉल में है, फिर मीडियम है, फिर लार्ज है और एक्स्ट्रा लार्ज है। फिर अब ये कॉलम उसने बनाए हैं, उसने 2 के कॉलम बनाए हैं। ठीक है, मतलब 6 का ये कॉलम है और 6 का ये कॉलम है। फिर नीचे उसने जो बनाया है वो 4-4 के हैं, 4 का और ये 4 का। फिर आगे क्या है जी, ये उसने 6-6 के बनाए ऊपर नीचे। यहाँ पे उसने क्या किया है, उसने 2 कॉलम बनाए हैं हमारे पास, ये फर्स्ट वाले जो है ये कम वाले हैं, ये मतलब सिंगल कॉलम है एक वाला। फिर उसके अंदर 6 का कॉलम है, फिर उसने सिंगल 1 का कॉलम बनाया। इसी तरीके से उसने नीचे किया। अब यहाँ पे उसने क्या किया, पहला कॉलम जो उसने बनाया ना वो 2 का बनाया है। ठीक है, उसके बाद वाला कॉलम जो है उसने वो 8 कॉलम बना दिया है, और उसके बाद वाला फिर उसने 2 का कॉलम बनाया। नीचे वाला कॉलम उसने वो कर दिया 8 का, समझ लो। आगे उसने 8 कॉलम बना के और फिर ये 2 का या 1 का कॉलम बना दिया। अब ये इसके कॉलम्स का फर्क अगर आपको समझ ना आए तो आप बैकग्राउंड पे कलर्स देके अपने कॉलम्स को चेक कर सकती हो। ठीक है, जैसे हम बैकग्राउंड में कलर देते हैं किसी भी चीज को, वैसे ही हमने यहाँ पे कॉलम्स को बैकग्राउंड कलर देना है, मुख्तलिफ बैकग्राउंड कलर्स देना, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए। और एक एक कॉलम से आपने स्टार्ट करके, मतलब पहले आपने जो 12 कॉलम लेने हैं ना, वो आपने सिंगल कॉलम लेके 12 पूरे करने हैं। फिर आप 2 लेके पूरे करना, फिर आगे 3, फिर 4, ऐसे आप 12 के साथ भी देखना और मुख्तलिफ कॉलम्स को भी बना के देखना, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरीके से बने हुए हैं। क्लियर हो गई ये बात?
ठीक है, आज तक का फिर जो लेक्चर है ना वो यहीं तक का है। मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर देती हूँ, परसों वाले लेक्चर की भी और आज वाले लेक्चर की भी। ठीक हो गया? मैं अपना बहुत सारा ख्याल रखना, कोई भी अगर मुश्किल आई ना पूछने में तो फिर मुझे टेक्स्ट कर देना आप, तो मैं फिर आपको उसका रिप्लाई कर दूंगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।